बच्चों, आज हम प्रकृति कक्षा 5 का पाठ 7 आपको पढ़ाएंगे। इसका नाम है जंगल और जनजीवन। आपने जंगल के बारे में सुना होगा। प्रायः आपने टीवी में भी जंगल के दृश्य देखे होंगे। आपने देखा होगा तरह तरह के फल फूल, कई तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे, रंग बिरंगी चहचहाती चिड़िया और बहुत से जानवर। जंगल में दूर दूर तक हरियाली रहती है। जंगल में पक्षियों की चहचहाट और विभिन्न जानवरों की बोलियां भी सुनाई देती रहती हैं। ऐसे ही सुंदर जंगलों से ढके हैं हमारे देश के कई हिस्से। कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इन जंगलों से हमें क्या मिलता है? आइए अब जानते हैं। चर्चा करते हुए, जंगल तरह तरह के पेड़ पौधों व पशु पक्षियों का वास स्थान होते हैं। इनका मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्व है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं और विषैली गैसों की मात्रा को कम करते हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वर्षा कराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जंगल से उपयोगी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। हमारे देश में लगभग 4000 से अधिक किस्मों की लकड़ियाँ वनों से प्राप्त होती हैं। इनमें सागौन, शीशम, देवदार, चीड़ आदि इमारती लकड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमारा प्लाईवुड उद्योग, काष्ठ उद्योग, इमारत लकड़ी उद्योग आदि निर्भर हैं। बांस के पेड़ों से चटाई, डलिया, हाथ वाला पंखा, बांसुरी बन जाती हैं। इनसे कागज़, दिया सलाई, कत्था, रेशम, रबड़, लाख, बीड़ी, पत्तल, औषधि आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। पलाश व कुसुम के पौधों पर लाख के कीटों, शहतूत के पौधों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। पता कीजिए हमें जंगलों से और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और दूसरा, पशु पक्षियों के अलावा जंगल में और कौन रहता है। प्रारंभिक मानव जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। सभ्यता के आरंभ में मानव जंगलों में रहता था। मानव आदिकाल से ही जंगलों पर निर्भर था। पहले मानव बंदरों की भांति 4 पैरों पर चलता था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वह 2 पैर पर सीधा खड़ा चलने लगा। अगले पैरों का प्रयोग हाथ के रूप में करने लगा। मस्तिष्क और हाथ का उपयोग वह तरह तरह के कार्यों में करने लगा। जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं, ये 2 आदि मानव हैं। आज की भांति प्रारंभ में मानव के पास रहने के लिए घर नहीं थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे खुले आकाश के नीचे, जंगलों में, नदियों के व झीलों के किनारे, गुफाओं में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। जैसे कि ये दिखाए गए हैं, पत्थरों के नुकीले औजार, जिससे कि जानवरों का शिकार कर सकें। कंदमूल, फल तथा शिकार से प्राप्त मांस ही उनका मुख्य भोजन था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल एवं पत्तों के वस्त्र की तरह पहनते थे। इस तरह जीवन व्यतीत करने वाले मानव आदि मानव कहलाए। ये जो है कच्चा मांस ही भूनकर खाते थे। ऐसे उन्हें पता नहीं था किस तरह से पहले बनाया जाना चाहिए। कैसे मिली आग, इसका प्रकरण शुरू होता है। एक बार बहुत तेज आंधी आई। कुछ पेड़ों की डालियों के आपस में रगड़ने से चिंगारियां निकलने लगीं। ये चिंगारियां जब सूखे पत्तों और घास पर पड़ी तो आग लग गई। आग लगने से बहुत सारे जानवर भाग गए। जो नहीं भाग पाए वे जल गए। आदि मानव ने उनके मांस को खा कर देखा। उन्हें भुना मांस अच्छा लगा। इसी तरह एक बार जब पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें से भी चिंगारी निकली। वे खुशी से झूम उठे। आहा,
मिल गई आग, मिल गई आग। आग की खोज प्रारंभिक मानव की एक बड़ी उपलब्धि थी। इसकी खोज के साथ ही मानव भोजन को पकाकर खाने लगा। आग का उपयोग उसने अपने शरीर को गर्म रखने और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए किया। सोचिए और लिखिए, आग का उपयोग करने के पहले मानव का जीवन कैसा रहा होगा। आग का ज्ञान हमें होने के बाद मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। यदि आग नहीं होती तो हमें क्या क्या दिक्कतें परेशानियां होती। आग का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। धीरे धीरे मानव अपने चारों ओर के वातावरण को समझने लगा। उसने पत्थर के छोटे और सुडौल औजार बनाने शुरू किए। पत्थर के अतिरिक्त जानवरों की हड्डियों एवं सींग से भी औजार बनाए गए। उसने अपने आप उगी घास और अनाज को एकत्र करना शुरू कर दिया। इधर उधर बिखरे अनाज से पुनः अनाज उगता देख उसने खेती करना सीख लिया। खेती करने के लिए उन्हें अलग तरह के औजार बनाने पड़े। इन औजारों को टिकाऊ बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि पत्थर के औजार जल्दी टूट जाते थे। अपने औजारों को टिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने बहुत उपाय किए और ज़मीन की खुदाई कर तांबे को खोज निकाला। खेती के साथ पशुपालन भी आरंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। तांबे के औजारों से काम काफ़ी आसान हो गया। बाद में जब लोहे का पता चला तब उससे भी औजार बनाए गए। ये औजार तांबे के औजारों से अधिक मजबूत होते थे। इन धातुओं की खोज के साथ कुल्हाड़ी और हंसिया उनके प्रमुख औजार हो गए थे। पहाड़ों से लुढ़कते हुए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को देखकर उन्हें पहिया का विचार आया। लट्ठों को काटकर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए तथा सामान ढोने के में किया जाने लगा। सोचिए और लिखिए, कुल्हाड़ी और हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है। पहिए का उपयोग प्रारंभिक मानव ने किन किन कार्यों के लिए किया होगा। आपने अपने आसपास पहिए का उपयोग होते कहाँ कहाँ देखा है। जंगल और आदिवासी। क्या आपको पता है कि आज भी हमारी जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा जंगलों में निवास करता है। इन्हें हम आदिवासी कहते हैं। ये हमारे देश के विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले जंगलों में निवास करते हैं। आदिवासियों का जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर होता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये जंगल से मिलने वाले विभिन्न उत्पादों के द्वारा करते हैं। जंगल से प्राप्त कच्चे पदार्थों से ये डलियाँ, चटाई, ढोल, बांसुरी, टोकरी, पत्तल, बर्तन, जड़ी बूटी से औषधि, दवा आदि बनाकर स्थानीय बाजार में बेचते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये जंगल के एक रखवाले होते हैं। ये जंगल को काटते नहीं हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही जंगल से ले लेते हैं। आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी होती है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो वे भी नहीं बचेंगे। इसे भी जानें। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। चर्चा कर रही है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो आदिवासी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? यदि ये जंगल नष्ट हो जाएं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। कहीं बांध बनाए जाते हैं तो कहीं फैक्ट्री। इन योजनाओं के कारण जंगल काटे जाते हैं। जंगल के कटने से आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वे अपने घर, संस्कृति, कला, परंपरा आदि से दूर हो जाते हैं। आदिवासी ही नहीं बल्कि गांवों, कस्बों और शहरों में
रहने वाले लोगों का जीवन भी जंगलों को काटने से प्रभावित हो रहा है कि हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। वर्षा में कमी के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। पता कीजिए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है जिसके कारण वहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं? इसकी वजह से वहाँ के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हमारे देश में पहले लोग जंगल और बाग बगीचों से प्यार करते थे। किसान अपनी खेती के आधे भाग में पेड़ जरूर लगाते थे, पर अब लोग पेड़ लगाना भूलते जा रहे हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। यदि विकास कार्यों के लिए किसी स्थान विशेष से वृक्ष काटे जाएं, तो विकल्प के रूप में अन्य स्थानों को चयनित कर उनमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वनों का बचाव। सरकार ने वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वानिकी नाम की योजना शुरू की है। उसने कानून बनाकर वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। पहाड़ी इलाकों में लोगों ने चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों की कटाई रोकने की कोशिश की है। इस आंदोलन की शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपककर उनको काटने का विरोध किया था। चिपको आंदोलन का एक नारा है, लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। वनों को बचाने के लिए के.एम. मुंशी द्वारा सन 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव में पेड़ लगाने के कार्य किया गया। पहाड़ी इलाके गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई। इसे मैती आंदोलन कहते हैं। इसमें विवाह के बाद ससुराल आने पर लड़की मायके की याद में एक पौधा लगाती है और उसकी देखभाल करती है। इसे मैती वृक्ष कहते हैं। ये पाठ पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास कार्य करेंगे।